अत्यंत रूपवान, सौंदर्यवान व कर्तव्यपरायण गढ़ा साम्राज्य की प्रथम रानी रत्नावली हुई। ईस्वी सन 187 में राजा धानु पंडाविके ने योद्धा यदुराव मरावी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा की एकलौती पुत्री राजकुमारी रत्नावली को योद्धा यदुराव मरावी के साथ विवाह कर गढ़ा राज्य को सौंप दिया। उइके राजवंश का परिक्षेत्र वेन आचेर सतकंड के मध्य में नर्मदा, हिरन, तवा, बेतवा नदी की उच्च समभूमि थी। कोयागण जीवियों के बसाहट में सिंह गोत्राधारी कोया वंशियों की राज्य व्यवस्था थी। इस अरण्याचल में सैकड़ों वर्षों तक सिंह गोत्रधारियों का गढ़ा में राज्य था। राज्य की उत्तराधिकारी की चिंता राजा धानु पंडा को थी। उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकने के बाद एकमात्र पुत्री राजकुमारी रत्नावली ही संपूर्ण राज्य की वारिस थी। पुत्र उनका कोई जीवित बचा नहीं था। नर्मदा नदी के उद्गम से भेड़ा घाट विंध्याचल की उच्च समभूमि, गेहूं, कोदो, कुटकी, राई, रमतीला, धान के विशाल मैदानों में अनाज उपजता था। लोग बाग धन्य धान से खुशहाल थे। दक्षिण पश्चिम में भेड़ा घाट सतपुड़ा का प्राचीन गढ़, धूपगढ़, मोलागढ़ वीरान हो चुके थे। लांजीगढ़ कछवा गोत्रधारी का किला था। वहीं पर दक्षिण गोदावरी नदी किनारे बसा गांव मोहाड़ खेड़ा भोज सिंह मुखिया का पुत्र फौजदार था, जिसका नाम सरदार यदुराव सात देवकुल वंश मरावी खानदान का था। युवक यदुराव नौकरी की तलाश में लांजीगढ़ के तिकाम राजा के यहाँ फौज में भर्ती हो गया। युद्ध कला, तीर तलवार, भाला, गुरफेन चलाने का प्रशिक्षण लांजी में प्राप्त किया। सैनिक से फौजदार हो गया था। टिकाम राजा लांजीगढ़ के पास संदेश आया। कुंवार महीना का बाद गढ़ा में विशाल दंगल का आयोजन है। देश देशांतर के योद्धा अपना कर्तव्य दिखाने कार्तिक माह में पहुँचे। यह समाचार राजा ने अपने दरबार और सेना के योद्धाओं को सुनाया। लांजीगढ़ के नौजवान योद्धा इस दंगल में जाने को तैयार हुए। राजा धानु पंडा का पूर्वज पुरार पंडा, उनका आजा मांडा और आगे की पीढ़ी खटोला जैसे वीर योद्धाओं ने गढ़ापुरवा में राज्य किया था। सर्वभौम प्रकृति को देव मानकर पशु पक्षी वनस्पति की रक्षा सुरक्षा और उपजाऊ भूमि में किसानी, व्यापारी, शिल्पकार, लोहा और धातु के काम करने वाला काष्ठ कला के जानकार थे। राज्य में अनाज उत्पन्न के समय किसान, विपत्ति के समय राज्य की सुरक्षा के सैनिक, यहाँ राज्य व्यवस्था थी। राजा धानु पंडा और रानी कटंगा अपने वारिस के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। उनका पुत्र राजकुमारी रत्नावली का बड़ा भाई काल कलवित हो चुका था। इतने बड़े राज्य को संभालने माता पिता की यह चिंता राजकुमारी से छिपी नहीं थी। राज्य किशोरी रत्नावली को अपने राज्य व्यवस्था की शिक्षा दीक्षा तत्कालीन प्रणाली के अनुसार थी। व्यवस्था की कायदा, भूमि, वन और गुनाह का दंड, न्याय व्यवस्था की शिक्षा, युद्ध विद्या, घुड़सवारी, तीर भाला, तलवार चलाना अपने पारंपरिक शिक्षा गुरु से 20 वर्ष की आयु तक प्राप्त की। उसका रूप, सौंदर्य, गुणों की सर्वत्र कीर्ति फैली थी। प्रजा के सामंत, दीवान, फौजदार, तालुकेदार की कन्याएं तथा ग्रामीणों की युवा किशोरियों को भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी। युद्ध के अलावा गीत, नृत्य, वाद्य की शिक्षा, अपने पुरखों का कार्य और व्यवहार आदर्श की जानकारी दी जाती थी। वर्ष में महीना दिन पखवाड़ा, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं की पूजा, उपासना, श्रद्धा, अवसर आने पर मड़ई मेला का भी आयोजन होता था। योग्यता और योग्यता गुणवत्ता की प्रतियोगिता हर वर्ष
राजा धानुपंडा कार्तिक माह में विशाल दंगल का आयोजन कराता था। अपनी रानी कटंगा के नाम से पूर्वा से हटकर 10 मील की दूरी पर राजधानी बनाया था। उसका नाम कटंगागढ़ रखा। यह नाम बाद के उत्तराधिकारियों ने इस्तेमाल किया। राजकुमारी रत्नावली की पूर्ण शिक्षा राजकुमारों की भांति हुई थी। वह शिक्षा काल में अपने राज्य के सभी मुख्य ग्रामों के मुखिया, दीवान, तालुकेदार को भेंट दे चुकी थी। रूप सौंदर्य की धनी राजकुमारी युद्ध भूमि के अलावा शिकार खेलने का भी उसे शौक था। अपने सखी और युवक सैनिकों के साथ किसी भी जंगल में राजा की आज्ञा पाकर चल देती थी। जंगलों में शेर, भालू, सांभर, चीतल, हिरन, हाथी, नीलगाय, सुरही गाय, जंगली मुर्गी, बरहा, मोर, सियार, गौर, वन भैंसा की अधिकता थी। शिकार में शेर का कभी शिकार नहीं करती थी। उसे पता था सिंह और शेर उइका गोत्रधारी गणजीवियों का कुल चिन्हधारी प्राणी हैं, अर्थात उइका लोगों का रक्षक, जंगल का राजा शेर होता है। बसंत ऋतु का आगमन हो रहा था। पतझड़ शुरू हो गया था। राजकुमारी अपने कुछ अन्य सखियों के साथ घुड़सवारों की भांति नर्मदा पार कर बागड़ी के जंगलों में चले गए। महुआ फूलने लगा था। आम, चार, चिरौंजी के फूलों की महक से सारा जंगल मदहोश महक रहा था। अपने साथ 6 घुड़सवारों की टोली जंगल के एक झरना में घोड़े रोककर पत्थर में राजकुमारी बैठ गई। सभी घोड़ों से उतर उन्हें पानी पीने के लिए छोड़ दिए। राजकुमारी पास सभी बैठ गई। शिकारी वेश और पुरुषों की भांति धोती, साफा, अचकन, तीर भाला से लैस थे। एक सखी राजकुमारी की अत्यंत मुँह लगी थी। क्या बात है, आज हमारी राजकुमारी का मन उदास है। चंचलता, रौनक कहाँ गुम हो गई है। ठिठोली करते सामने खड़ी राजकुमारी के चेहरे पर आंखें गड़ा दी और बोली, प्रिय रत्ना, इतना उदास क्यों हो? गुमसुम राजकुमारी ने बस इतना ही कहा, मन अच्छा नहीं लग रहा है, अस्वस्थता घेरे हुए है। सखी ताड़ गई, राजकुमारी अब जवान हो गई। ऐसे समय में घर से निकलना नहीं चाहिए, पर निकल तो गए, क्या करें। इतने में सभी को मालूम हो गया था। प्रिय सखी के कहने पर कुछ दूर आल्टे में झरने के पानी से हाथ मुंह धोए। दिशा मैदान के बाद उसी जगह आई जहां पहले बैठी थी। आज शिकार करना संभव नहीं है, चलो चले वापस महल को, फिर कभी देखेंगे, कहा अपने सवारी के घोड़ों के पास गए। घोड़ों में बैठ राजधानी को आ गए। राजधानी में दंगल उत्सव की तैयारी हो रही थी। सभी देश देशांतर में संदेश भेजे जा रहे थे। अतिथियों का निवास आदि का डेरा अलग अलग बनाए जा रहे थे। विशाल पंडाल में सगा सोयरा अतिथियों का बैठने के आसन भी बनाए गए। राजा और दरबारियों ने अपने निरीक्षण में सब काम को करा रहे थे। राजा धानुपंडा अपने सगे संबंधियों को भी निमंत्रण दिया था। वे इसी दंगल में राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर की भी तलाश करने की इच्छा रखे थे। जैसे वे चाहते थे कि योग्य योद्धा हमारी राजकुमारी का वरण करे और इस विशाल साम्राज्य को संभाले, दंगल में प्रवीणता का परिचय भी हो जाएगा तथा इस राज्य का वारिस भी बन सकेगा। राजा धानुपंडा धैर्यवान वीर योद्धा था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों लड़ाई लड़ी थी। कभी मगध, कभी कंबोज और अवंती के राजा इस गढ़ापुरवा में चढ़ाई करते थे। विंध्याचल को पार कर कई बार मगध और कंबोज की सेना से टक्कर लिया था। दल जब पराजित होने का समय आता था तो संधि कर नुकसान की भरपाई हो जाती थी और
भविष्य में संधि की शर्त को कायम रखते थे। गढ़ापुरवा की फौज कभी किसी भी देश में चढ़ाई नहीं किया करती थी, इसलिए इस राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। रोजगारी, व्यापारी भंडोज, कम्बोज, मगध और विदर्भ से अपने माल असबाब से आते और प्रमुख नगर कस्बा में अपना माल बेचकर वापस जाते थे। धातु, कपड़ा, मसाले और मन मन के श्रृंगार की वस्तुएं, सोना चांदी, जेवर, हीरे मोती, माला, पशु पक्षी तथा सवारी के घोड़ा गाड़ी भी बेचे जाते थे। लड़ाई के सामान, तीर तलवार, भाला बर्छी, गुरफेंद भी बिकते थे। व्यापारी यहाँ पर सोने चांदी और अनाज के बदले अपना सामान का विक्रय करते थे। पशु पक्षियों का अलग बाजार, मनिहारी, जेवर जाटी, कपड़ा, हल्दी, मिर्च, मसाले अनाज में बदले जाते थे। पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता, मैना, कबूतर, मोर, बाज पक्षी की बिक्री होती थी। नीलकंठ जो एक शुभ पक्षी माना जाता था, पक्षी विक्रेता उन्हें बेचने के पूर्व उन्हें पढ़ाता था। शिकारी कुत्ते पालकर समय आने पर उन्हें बेच दिया जाता था। इसी बाजार में राजा ने अपने लिए 2 जोड़ा नीलकंठ पक्षी नर मादा को खरीदकर अपने कर्ता धर्ता को रखाकर महल को वापस आया। बहेलिया के नीलकंठ पक्षी के जोड़ा जो द्वारा सिखाए गए थे, जो नीलकंठ पक्षी को आकाश में छोड़ा जाएगा वहाँ वैसा ही काम करेगा। दंगल की तिथि नज़दीक आ गई। सभी देश देशांतर के राजा महाराजे का आना शुरू हो गया था। गढ़ापुरवा के अतिथिशाला में विजयगढ़, रत्नगढ़, माड़ोगढ़, नगरधन और खल्लारीगढ़, खांडवगढ़ के योद्धा वीर अपने लाव लश्कर के साथ अतिथिशाला में रुके थे। उनके हरवाहा हाथी, घोड़े, गाड़ी, बैल, अनाज पानी, रसद के साथ रसोइये पानी, कहार अपने लोक भाषा में बातें करते थे। राजा रहीस, माल गुजार, युवक युवतियाँ अपने अपने डेरे में आराम करते। कोई नगर भ्रमण करता था, बाजार मेले देखता था। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल गगनभेदी नगाड़े बजे। प्रातः आयोजन मैदान में तोरण, पतंगे, वन फूलों, आम के पत्तों कतारबद्ध सबके बैठने का आसन बने थे। राजकुमार, योद्धा और दंगल में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लाइन अलग अलग थे। प्रतियोगिता मल्ल युद्ध, तीरंदाज, निशानेबाज, भैंसा और बैलों की जोड़ी की लड़ाई, मुर्गा लड़ाई, कुत्ता और बरहा लोमड़ी, भेड़िया और सीहों की लड़ाई सबको अपने पिंजरे में रखे थे। कबूतर, मैना, तोता, नीलकंठ की उड़ानें, ऐसे अनेक प्रतियोगिताओं की घोषणा हुई। अंत में राजा और रानी ऊंचे सिंहासन पर बैठे। सुरक्षा के लिए गढ़ापुरवा के सैनिक नंगी तलवार लेकर मुस्तैद थे। दंगल शुरू होने का ढोल बाजा से घोषणा की गई। सर्वप्रथम रानी कटंगा ने अपने हाथ से सुंदर सफेद कबूतरों को आकाश में छोड़ा। दंगल पशुओं का, फिर पक्षियों को, बाद में हिंसक पशुओं का हुआ। मनुष्यों का मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, निशानेबाजी, इसके बाद तलवारबाजी। सगा सोयरा प्रतियोगिता की जोड़ी बनी थी। सभी में सोयरा योद्धा यदुराव मडावी विजेता घोषित हुआ। उन्हें ऊंचे स्थान में आसन दिया गया। राजा धानु पंडा ने घोषणा किया, इस दंगल में पधारे सगा सोयरा आगंतुक अतिथियों का मैं गढ़ापुरवा की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मेरे मन की इच्छा थी इस दंगल में गढ़ापुरवा की वारिसदार राजकुमारी रत्नावली को उस योद्धा के हाथ में सौंपूं जो इस दंगल का विजेता हो। वह इच्छा पूरी हुई। उसने अपने पास रखे नीलकंठ पक्षी को अपने मुख के सामने लाकर कहा, ऐ पक्षीराज,
तू उस योद्धा के कंधे पर जाकर बैठ जो इस दंगल का सर्वश्रेष्ठ विजेता है। नीलकंठ पक्षी मनुष्य की भाषा समझता था। राजा ने उसे छोड़ दिया, वहां उड़ा और ऊंचे आकाश में विलीन हो गया। आधी घड़ी बीतने पर आकाश में घूमकर आया और योद्धा यदुराव के कंधे पर बैठ गया। पक्षी के बैठते ही सबने जोरदार ताली बजाई। राजकुमारी रत्नावली अपने आसन से उठकर फूलों का हार लेकर सखियों सहित यदुराव के आसन के पास आकर माला पहना दिया। सर्वश्रेष्ठ दंगल विजेता योद्धा यदुराय मंडावी को सम्मान के साथ राजा धानुपंडा ने अपने आसन के पास बुलाकर बिठाया। अपने राज्य का ताज अपने हाथों से पहनाकर हर्ष ध्वनि के साथ योद्धा यदुराव का जय जयकार किया गया। राजकुमारी रत्नावली का भी जय जयकार हुई। गढ़ापुरवा राजा धानुपंडा और रानी कटंगा की जय जयकार का उद्घोष कराया गया। इसी दंगल में सभी आगंतुक अतिथियों के बीच कार्तिक पूर्णिमा के बाद 7वें दिन विवाह संस्कार का आयोजन हुआ। राजकुमारी रत्नावली का विवाह योद्धा यदुराव मंडावी, जो लांजीगढ़ के टेकाम राजा का फौजदार था, होना संभव हुआ। विवाह के पूर्व यदुराव के माता पिता गोदावरी के मोहाड़खेड़ा गांव से भोज सिंह और माता निहाल के साथ नाते रिश्तेदारों को बुलवाया गया था। कोया वंशियों के रस्म रिवाज को आदि पुरखा गौरा गौरी का पर्व उपासना होम धूप से पूजा किया गया। दूसरे दिवस यदुराव रत्नावली का धूमधाम से विवाह हुआ और घर सौंपा गया। राजा रानी अपने दामाद और पुत्री को गढ़ापुरवा का उत्तराधिकारी घोषित कर राज्य की बागडोर सौंप दिया। इस विवाह समारोह में सभी राजा रईस आमंत्रित थे। योद्धा यदुराव मंडावी और राजकुमारी रत्नावली ने गढ़ापुरवा को गढ़ा कटंगा नागवंशीय मंडावी राजवंश की नींव डाली। यदुराव और रत्नावली का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। राजकाज और रण क्षेत्र में रानी रत्नावली यदुराय के सलाहकार व मार्गदर्शक थी। उसमें शिक्षा दीक्षा और राजनीति के अनेकों गुण थे। प्रजा का सुख वैभव को भी उन्होंने अपने सुखद व्यवहार में रखा था। रत्नावली गढ़ाकटंगा की मंडावी वंश की प्रथम रानी हुई, जो इतिहास में जग जाहिर हुई।